मैंने कहा था कि आज ये जलसे का माहौल है, यहाँ पर मैं दीनी मुकर्रिर जो हमारे हैं मैं उनकी तकरीर सुनूंगा। मैं यहाँ पे तकरीर नहीं करने आया, लेकिन अब्दुल्ला साहब ने तकरीर रखवाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। तो इसलिए मैं आज, क्योंकि जलसे का माहौल है और हम सब यहाँ पर आज जलसे में दीनी तकरीर सुनने के लिए, दीनी मसलों को बारीकी से समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो मैं भी आपके सामने जिसका जिक्र हमारे अब्दुल्ला साहब ने किया कि कुरान शरीफ में जो पहली आयत है इकरा, उसी इकरा के हवाले से मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इकरा के मायने क्या है? जो पहली आयत कुरान शरीफ में नाजिल हुई उसका नाम इकरा है, और इकरा के मायने हैं पढ़। पढ़ने के लिए कहा गया, इकरा के मायने हैं पढ़। आपको पढ़ने की हिदायत दी जाती है। और पहली आयत इकरा क्यों है, ये भी बात को समझने की जरूरत है कि कुरान शरीफ जब नाजिल हुआ उसमें पहली आयत इकरा थी। इकरा इसलिए नाजिल की गई पहली आयत के तौर पर कि पढ़ने की हिदायत दी गई। किसको? जो हम सब यहाँ पर मुसल्लम ईमान वाले, जो कुरान शरीफ पर यकीन रखने वाले, हम सब अल्लाह के मानने वाले मुसलमान लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारा पुख्ता यकीन, अकीदा कुरान शरीफ पर है, और कुरान शरीफ की पहली आयत जो है वो इकरा है, और इकरा हमको पढ़ने के लिए कहती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस इस्लाम के मानने वाले हम लोग हैं और जिसकी मुकद्दस जो किताब है कुरान, उसकी पहली आयत हमको पढ़ने की हिदायत देती है, इल्म से जुड़ने के लिए कहती है, इल्म की रोशनी में अपने आप को रोशन करने की हिदायत देती है। आज वो कौम सबसे ज्यादा इल्म से, तालीम से, पढ़ाई से दूर है। सिर्फ वो मगरिबी बंगाल में नहीं या सिर्फ गलिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तादाद में आबादी है उस तादाद में हमारी कौम पढ़ाई से दूर हो रही है, और जिसकी वजह से हम लोग आज जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में कह दिया कि बहुत सारे फितने ऐसे हैं जिन फितनों की वजह से आप लोग मेरे पास आते हैं। पुलिस के से बचना हो तो मेरे पास आते हैं, भाई भाई का झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, घर में झगड़ा है, सियासी फसाद है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब आप आते हैं तो इसका हल ढूंढने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर इल्म, जो इकरा, जो तालीम अगर आपके अंदर हो तो बहुत सारे फितनों को आप खुद ही हल कर लेंगे। उसके लिए किसी सियासी रहबर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना रहबर बन सकते हैं। ये कुरान शरीफ में भी कहा गया है। तो इल्म इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम इल्म से दूर हैं, और जो सियासी रहबर के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी है कि इस इलाके में तालीम को आगे बढ़ाया जाए। हमारे छोटे भाई बहन जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, इनको आगे ज़िंदगी में अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है वो है इल्म, तालीम। अगर हमारे बच्चों के अंदर तालीम हो तो वो कल किसी के सामने उन्हें झुकने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी, और बहुत सारे मसले ज़िंदगी में आएंगे जिसको वो खुद हल कर सकते हैं। उसके लिए किसी रहबर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। इल्म से बड़ा कोई रहबर नहीं है। आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी भी तालीम इसके लिए बहुत बड़ी वजह है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरी स्कूली तालीम रही, फिर कॉलेज रहा, वकालत किया, तो ये तालीमी है जो इस जगह पर लाकर मुझे खड़ा किया हुआ है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, इल्म हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है, और इस पर मैंने काम भी किया है। जो 10-12 साल का वक्त आप लोगों ने मुझे दिया बतौर सियासी रहनुमा, इस इलाके के MLA के तौर पर आपका खिदमत करने का, इस वक्त में मैंने आपके तालीमी तौर पर इस इलाके की खिदमत
कैसे की जा सके, यहाँ पे स्कूल बने, यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, कॉलेज की ज़रूरत है, इस पर भी मैंने काम किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं कोशिश किया, कुछ हद तक मैं कामयाब भी रहा, कहीं पर कुछ परेशानियों की वजह से मैं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। जो कामयाबी मिली है वो आपको मैं दिखा सकता हूं कि क्या कामयाबी मिली है, और जो नहीं हुई है वो क्यों नहीं हुई है वो भी मैं बता सकता हूं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर तालीम के लिए बच्चों को स्कूल की तालीम तो मिल जाती है, प्राइमरी स्कूल में तालीम मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ गलिया में हाई स्कूल के लिए बच्चों को या तो कानकी जाना पड़ता है, या तो एसबी टोली जाना पड़ता है, या तो कुछ बच्चे लालगंज भी जाते हैं, गंडाल हाई स्कूल जाते हैं। लेकिन ये बीच का जो ये इतना बड़ा इलाका है जहां हमारे यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को, बच्चियों को जो स्कूल की तालीम यहाँ मिल सकती थी, हमारे शिवरामपुर में जो जूनियर हाई स्कूल है उस स्कूल से मिल सकती थी, लेकिन वो स्कूल धीरे धीरे तरक्की करने की बजाय वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा, और नतीजा ये है कि वो स्कूल सिर्फ 81 या 181 बच्चों का रजिस्टर्ड एडमिशन में तादाद रह गया, सिर्फ 181 बच्चे वहां पर हैं, आप तो शायद उससे भी कम हो गया होगा। तो बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल है, लेकिन उसको चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की कमी रही, जिसकी वजह से स्कूल इस तरह का हो गया, और इसकी वजह से बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। जब मैं पहली बार चुनाव जीता 2009 में, तब मुझे सरकार में रहने का मौका मिला सिर्फ 1.5 साल के लिए, 14 महीने के लिए मैं एमएलए बना। उस 14 महीने में मैं, हमारे मुख्यमंत्री उस वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, मैंने उनसे बात की कि भाई ग्वालपोखर विधानसभा से मैं चुन के आया हूँ, उस वक्त ग्वालपोखर विधानसभा था, उसमें एक भी कॉलेज नहीं है, एक कॉलेज दिया जाए। लेकिन वो कि वक्त की एक कमी हुई, 1 साल 4 महीने का वक्त मिला, प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट में 1 नंबर में ग्वालपोखर का नाम रखा गया कि ग्वालपोखर में कॉलेज बनेगा। और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई, वो हम बताए कि आप जाकर ज़मीन ढूंढकर हमको दीजिए कि कॉलेज कहाँ बनेगा, उसका ज़मीन दीजिए। और ज़मीन ढूंढने के लिए जब हम लोग निकले तो इस इलाके में ज़मीन चाहिए था 12 बीघा। 12 बीघा ज़मीन कहीं पर भी मिलने के लिए कोई जगह नहीं मिली, और कोई तैयार नहीं हुआ कि एक साथ 12 बीघा ज़मीन 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिल के दे दें। वो ज़मीन देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। गोती में, ग्वालपोखर में गोती एक जगह आप लोग जानते होंगे, गोती में एक करबला का मैदान है जो 14 बीघे का है। वहां पे जब पता चला, मैं वहां गया, लोगों को लेकर बैठा, उनसे बात हुई। वहां पर करबला कमेटी के लोगों को भी बुलाया गया। उन लोगों से मैंने कहा समझाकर कि भाई करबला जो है वो साल में 1 बार हम लोग खेल आते हैं, बाकी 365 दिन में 1 दिन आपका करबला होगा, 364 दिन ये खाली मैदान पड़ा रहता है। तो ये ज़मीन अगर आप लोग कॉलेज बनाने के लिए दे दें तो यहाँ पर हम कॉलेज बनवा देंगे, तो कॉलेज यहाँ पर बन जाएगा, तो 364 दिन कॉलेज चलेगा, 1 दिन आपका करबला उसी मैदान में हो जाएगा। अगर आप लोगों को इतराज़ नहीं होता तो इस पर रजामंदी बनी। वहाँ के करबला कमेटी के तरफ से लोगों ने कहा ठीक है आप लोग कीजिए। उसके बाद बीएलआरओ को देकर ज़मीन का नक्शा बनवाया गया, और जिस दिन नक्शा बनाने के लिए बीएलआरओ वहाँ पर मेजरमेंट किए, उसके बाद वहाँ पर एक टीम आ गई, आकर हंगामा कर दिया कि नहीं ये मुसलमानों के करबला का ज़मीन है, इसके ऊपर हम लोग कुछ बनाने नहीं देंगे। और ये झमेला बढ़ता चला गया, और उसको रोकने के लिए एक सियासत शुरू हो गई, और वक्त गुजरता गया, क्योंकि 14 महीने का वक्त था, उस बीच में 6-7 महीना वक्त गुजर गया। उसके बाद फिर इलेक्शन आ गया, और फिर सरकार चली गई, तो वो काम वहीं रुक गया। उसके बाद भी मैं नहीं रुका। 2011 में जब मौजूदा ममता बनर्जी जी की सरकार आई, उस सरकार में भी मैं जाकर ममता बनर्जी से बात किया, अपील किया कि हमको एक कॉलेज चाहिए। उन्होंने साफ लहजों में मुझे कहा था कि मैं ऑलरेडी 46 कॉलेज अप्रूवल दे चुकी हूँ, और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं
जिन 46 कॉलेज का अप्रूवल दे चुकी हूं उसको बनाऊं। जब तक मैं ये 46 कॉलेज नहीं बनाती मैं दूसरा कोई कॉलेज नहीं बनाऊं। अब जो 46 कॉलेज का अप्रूवल वो दी थी वो आज तक तैयार नहीं हुआ है, आज तक वो कॉलेज नहीं बना है। अब यहां मसला हो गया। फिर एक मौका मिला, MSDP माइनॉरिटी का पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिला में। तो जिला में उस वक्त जो DM साहब थे, 2014 या 15 की बात है, मैसाखोर में जाकर मैंने एक जमीन खोज कर निकाला, वेस्ट जमीन 7 बीघे का, वो एक तालाब था। ये जो हम बता रहे हैं ना, आप लोग कभी चाहिएगा तो इसका खबर ले लीजिएगा, सच्चाई मिल जाएगा। मैसाखोर में 7 बीघे का एक जमीन मिला जो तालाब था, वो वेस्ट सरकारी जमीन थी। जमीन चाहिए था 12 बीघा। वेस्ट जमीन पर हम लोगों ने बात किया, उसको भरने के लिए DM साहब से 20 लाख रुपया सेंक्शन भी करवाया गया कि उसको भरने के लिए 20 लाख रुपया लगेगा, वो भी DM साहब दे दिए। 7.5 करोड़ रुपया माइनॉरिटी MSDP का रखा गया कॉलेज बनाने के लिए, उसको रखवाया। अब 7 बीघा हमको जमीन मिल चुका था, उसके चारों तरफ सिर्फ 5 बीघा जमीन चाहिए था। मैसाखोर गांव में, मनोरा के पास है मैसाखोर। जब वहां पर हम गांव को लेकर बैठे, जो जमीन वाले लोग थे चारों तरफ, उन लोगों को बुलाकर बैठे कि आप लोग भाई कोई अपना 5 कट्ठा दे दीजिए, कोई 3 कट्ठा दे दीजिए, कोई 2 कट्ठा दे दीजिए, तो 2-4 कट्ठा करके सब दीजिएगा तो मेरा 5 बीघा चारों तरफ से निकल जाएगा, तो 12 बीघे का एक प्लॉट बन जाएगा। तो इस पर हम कॉलेज बना पाएंगे। और मैसाखोर में अगर कॉलेज बन जाता है तो मैसाखोर गांव का भी नक्शा बदल जाएगा। जब ये बात हुई तो उस वक्त पहले मीटिंग में जब हम बैठे तो सब कोई राजी, और जब फिर दोबारा नापने के लिए गया है तो बोलता है कि मिनी दुम जमीन मी दिले मी की पाम। अब लास्ट में फिर हमको क्या मिलेगा? अब 2 कट्ठा जो दे रहा है जमीन वो भी बोलता है हमारा बेटा को नौकरी देना होगा, जो 5 कट्ठा देगा उसको भी नौकरी चाहिए, जिसका 1 कट्ठा जा रहा है वो भी नौकरी मांग रहा है। अब इसमें क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते, अगर हम उस टाइम झूठ बोलते कि हाँ सबका नौकरी होगा, जमीन रजिस्ट्री करो, तो जमीन रजिस्ट्री हो जाता, लेकिन किसी का नौकरी नहीं होता, नौकरी किसी का नहीं होता। तो हम अगर झूठ बोल देते कि हाँ जमीन रजिस्ट्री कर दो सबका नौकरी कर देंगे, तो उस टाइम मेरे भरोसे पे नौकरी पाने का लालच में जमीन दे देता, लेकिन नौकरी किसी का नहीं होता। लेकिन हम झूठ नहीं बोले, हम सच बताए कि भाई जमीन आपकी जाएगी, आपका 1 बीघा में से 2 कट्ठा लेंगे, तो 2 कट्ठे के जमीन के बदले में आपका जो बचा हुआ जमीन है उसका कीमत बढ़ जाएगा, बगल में कॉलेज रहेगा, आप उस जमीन पर कुछ भी करके खा सकते हैं। कल अगर वहां पे दुकान खोल दीजिएगा, साइकिल स्टैंड खोल लीजिएगा, तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कॉलेज बनाने दीजिए, लेकिन तैयार नहीं हुए। 7.5 करोड़ रुपया 9.5 महीना तक रोक के रखा गया, लेकिन पैसा जैसे मार्च आता है फाइनेंशियल ईयर में पैसा वापस हो गया, वो काम नहीं हो पाया। तो ये जो सिलसिला है ना कि कॉलेज बनाना ज़रूरी है, हमारे लिए स्कूली तालीम ज़रूरी है, लेकिन इन सब काम को करने के लिए जो ज़रूरी है कि हमको ज़मीन चाहिए, और 12 बीघा ज़मीन एक जगह चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अगर 12 बीघा ज़मीन एक जगह कहीं भी मिल जाए, गलिया में दे दीजिए, हम गलिया में कॉलेज बनवा देंगे, लेकिन ये ज़मीन चाहिए, ये मुद्दा है। इसलिए जब कोई रास्ता नहीं निकला तो आप लोगों को पता होगा सिरसी हाई मदरसा जो है, सिरसी हाई मदरसा में 5 मंजिला बिल्डिंग बनवाया गया है, जिसको एनेक्चर बिल्डिंग कहते हैं। उस एनेक्चर बिल्डिंग को बनाने के लिए 6.5 करोड़ रुपया लाके हम दिए। आज वो एनेक्चर बिल्डिंग बन के तैयार है। अब हम लोगों का ये मांग है कि कॉलेज, हम उसी बिल्डिंग में कॉलेज बनाया जाए ताकि बच्चे उसमें पढ़ सकें, और उनको या तो आलिया यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाए या कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाए। बच्चे यहाँ पर पढ़ के अपना ग्रेजुएशन का डिग्री लेंगे और उनको डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से दे या आलिया यूनिवर्सिटी दे सकती है। अब रास्ता हम लोग बना रहे हैं, तो जो कर सकते हैं वो कर। इसलिए ये कोई सियासी तकरीर देने का होगा तो इस पर हम तफसील से बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी फिर अब्दुल्ला साहब का कंक्लूड करने का नोटिस आ गया, तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो कुरान शरीफ का पहला जो आयत है इकरा, अगर हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान शरीफ में है, तो हमको कुरान शरीफ को पढ़ना होगा, कुरान शरीफ को समझने की ज़रूरत है कि कुरान शरीफ हमको ज़िंदगी के हर परेशानी से निपटने का और हर मुश्किलों का सामना करने का जो इस्लामिक तरीका है, दीनी तरीका है, और उस पर चलते हुए हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसका पूरे मुकम्मल
किताब है वो कुरान शरीफ, जो आपको पूरी तालीम देता है। आप अगर दीनी तालीम लेना चाहें तो कुरान शरीफ को समझना होगा। दुनियावी तौर पर आप अगर दुनिया को समझना चाहें, जिंदगी को समझना चाहें, बेहतर जिंदगी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी कुरान शरीफ को पढ़ना होगा। कलाम पाक आपको दीन और दुनिया दोनों की तालीम देता है, दोनों की हिदायत देता है, दोनों की नसीहत देता है और दोनों जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका बताता है। इसलिए हम लोगों को आज जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आज जलसों में भी, ये तकरीरों में भी कहीं ना कहीं उसका एक निचोड़ आ जाता है हर मुकर्रिर के तकरीर में, कि आज जो हालात हैं हमारे खिलाफ हैं, आज मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी सियासत चली जा रही है। तो ये जो सियासत है, इसको समझने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, इकरा की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर इकरा हो, आप तालीम से जुड़े हों और आप समझने की सलाहियत रखें, आज जो भी फैसला सरकार लेती है, हुकूमत लेती है, वो आपके हक में है या आपके खिलाफ है, इस बात को समझने का आपके अंदर सलाहियत तब होगा जब आप उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी चीज़, इसलिए बच्चों को इल्म से जोड़िए। हो सकता है कि हमारे पास वो सारी सहूलियतें नहीं हों। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, बहुत स्कूलों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरों के गांव में जाइए और जगह जाइए तो वहाँ पे बच्चों की तादाद मिलेगी आपको। अगर वहाँ पर बच्चे हैं तो उसमें देखेंगे कि हमारे दूसरे समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हम लोग जो इस्लाम के मानने वाले, हमारे बच्चों की तादाद वहाँ कम होती है। क्यों कम है? अगर बच्चों के गार्जियन से पूछा जाता है कि बच्चे क्यों नहीं भेजते हैं, तो सीधा सा जवाब है, ছেলেটা तो पढ़ते ही যায় না, ছেলেটাকে পাঠাই ও যায় না। আরে যদি এই কথা আমার বাবা বলতো कि আমি তো ভিক্টরকে পাঠিয়েছিলাম পড়তে, ও পড়তে যায় না, ছোটবেলা আমারও ইচ্ছা ছিল না পড়ার। আব্দুল্লাহ সাহেব আজকে এত ভালো মুকাররির, এত দিনী তালিম এবং দুনিয়াবি তালিম নিয়ে এত ভালো আজকে যে বক্তব্য রাখছেন, উনি ছোটবেলার ওনার যখন বাল্য বয়স ছিল উনিও পড়াশোনা থেকে হয়তো দূরে থাকতেন, খেলাধুলাতে বাচ্চাদের মন বেশি থাকে। কিন্তু গার্জেনের একটা দায়িত্ব হয় কি বাচ্চাকে পড়াতে হবে, তাকে স্কুলে নিয়ে যেতে হবে, তাকে দেখতে হবে ও পড়ছে কি পড়ছে না। এই দায়িত্বটা যদি গার্জেন না নেয় তাহলে আজকে আমিও শিক্ষিত হতে পারতাম না, আব্দুল্লাহ সাহেবও হতে পারতেন না। তাই আমরা শুধু বললাম বাচ্চাটা যাচ্ছে না, বাচ্চাটা স্কুলে যায় না, ও পড়তে চায় না, তো এমন কোনো বাচ্চা নাই যে এপিজে আবুল কালাম সাহেব হোক বা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব হোক বা কবি নজরুল সাহেব হোক, এরাও কেউ বাল্য বয়সে পড়াশোনা করতে চাইতো না। এদেরকে পড়াশোনার মধ্যে তাদের যে বাবা মা, তাদের অভিভাবক যারা ছিলেন, তারা তাদেরকে পড়াশোনার মধ্যে নিয়ে গেছিলেন। তাদেরও কষ্ট হয়েছে, তার জন্যে, তাদের কষ্টের জন্য আজকে কবি নজরুল তৈরি হয়েছে। আজকে সেই কবি নজরুলের জন্য তার বাবা মা চিরজীবী হয়েছেন। যতবার কবি নজরুলের নাম নেওয়া হয়, কবি নজরুলের ইতিহাস পড়তে গেলে তার বাবার নাম আসে, তার মায়ের নাম আসে, সে কার সন্তান সেটা তার সঙ্গে আসে। এপিজে আবুল কালাম সাহেবের যখন নাম আমরা নিই, তার ইতিহাস পড়তে গেলে তার বাবা মাকে স্মরণ করতে হয়। তো এই যে হচ্ছে, তো এটা যদি আমরা গার্জেন হিসাবে আমাদের দায়িত্ব শুধু বাচ্চার উপরে ছেড়ে দিলাম, বাচ্চাটাকে তো স্কুল পাঠাচ্ছি, বাচ্চা যাচ্ছে না, তাহলে হবে না। তাই যে ইসলামে আমাদের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে কি ইকরা, কোরআন শরীফে তার গুরুত্বটা কত বেশি, যার জন্যে ওকে প্রথম কোরআন শরীফের প্রথম আয়াত হিসাবে ইকরাকে রাখা হয়েছে। তার একটা গুরুত্ব আছে, সেটাকে আমাদের সকলকে বুঝে, সকলকে এটাই বলবো কি আমাদের আগামী দিনে যে নতুন প্রজন্ম, ছোট ভাই বোনরা আছে, তারা সবাই যাতে পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বাচ্চাদেরকে পড়াশোনার সঙ্গে আমরা যুক্ত রাখতে পারি। দিনী এবং দুনিয়াবি দুটোই তালিমের দরকার। আজকে আমাদের দেশের সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে কি আমরা আজকে দেখব যেখানে আজকে জয় শ্রী রামের একটা স্লোগান চলে আসছে, কোথাও নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নিয়ে কেউ এ করছেন। আজকে ধর্মের সুরসুরি দিয়ে দেশের পরিবেশটা নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে যারা আজকে জয় শ্রী রাম বলে চিৎকার করছে, তাদেরকে রামের ইতিহাস জিজ্ঞেস করবেন, বলতে পারবেন না। রামায়ণ কি এর ইতিহাস জানুন, 10টা লোককে জিজ্ঞেস করে বলতে পারবেন না। আজকে সমস্যাটা কোথায়, এটাই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি কি এটা সমস্যাটা কোথায়। আজকে যে সবথেকে বেশি কট্টর মুসলমান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, তাকে ডেকে বলুন তো সে ইসলাম সম্বন্ধে কি জানে। যার ইসলামের জ্ঞান নাই সে হচ্ছে আসল মুসলমান।
যার নিজের ধর্মের সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই সে হচ্ছে আসল হিন্দু। আর যার দেশের সম্বন্ধে, দেশের আইন সম্বন্ধে, তার সংবিধানের সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নাই, সে হচ্ছে আসল দেশভক্ত। এটা হয়ে গেছে সমস্যা। সেই জন্যে আমাদের গার্জেনদের এখন দরকার আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের ইসলাম ধর্ম আমরা অবশ্যই ভালো করে ওদেরকে শিক্ষা দেব। যারা অন্য ধর্মের আছে তাদেরকেও আমি বলি যে আপনারাও আপনাদের ধর্মগুলো শিখান বাচ্চাদেরকে। যদি বাচ্চারা আমাদের নিজের নিজের ধর্মগুলো ভালো করে শিখতে পারে না, তাহলে ধর্মের নামে যে অধর্মের কাজগুলো করানো হয় তাহলে সেই বাচ্চারা অধর্মের কাজ করবে না। তাই জন্য ধর্মটা জানা উচিত সকলকে। এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনে আপনাদের দোয়া আশা করব।